वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए चल रही है, जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाए जिनकी भी प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना है। साथ में जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन टॉपिक से संबंधित उनके क्वेश्चंस को भी यहाँ अटैच करने का मैंने प्रयास किया है। हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप यूपीपीसीएस द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और एचसीएस, यूकेपीएससी और बीपीएससी इनके लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इनसे संबंधित अधिक जानकारी इन गिवन नंबर्स में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपके पास चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स इजीली अवेलेबल होंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स देख रहे थे, तो उसी के क्रम में वैदिक लिटरेचर को मैंने आज चूज किया है और वैदिक लिटरेचर से जो भी संबंधित क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लें और उसके बाद हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और प्रयास कीजिएगा कि आपका ये टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट हो जाए। तो श्रुति और स्मृति दो पार्ट्स में हमारी वैदिक लिटरेचर डिवाइडेड है, और श्रुति का मतलब सुनने से है और स्मृति का मतलब याद करने से है। ठीक है, तो जो श्रुति है इसका मतलब क्या हुआ? श्रुति लिटरेचर वो लिटरेचर है जिसको सुना गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? वेदास, ब्राह्मणास, आरण्यक्स और उपनिषद, ये सारे हमारे श्रुति लिटरेचर का पार्ट है। वहीं स्मृति का मतलब क्या हुआ? जो चीजें याद की गई हो। तो इसके अंतर्गत जो पार्ट्स आते हैं लिटरेचर के वो वेदांग, षड्दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, अगम, उपांग, ये सारे हमारे स्मृति लिटरेचर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बस आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि श्रुति और स्मृति लिटरेचर में क्या आता है। ये बेसिकली उस समय पर लिखी गई किताबें हैं जिससे हमको पता चलता है कि उस समय के जो लोग हैं वो कैसा जीवन यापन करते थे। यदि हम इनको पढ़ेंगे तो उस समय के लोगों की हमको सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। फिर देखते हैं, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे हम पढ़ते हैं वैदिक एज, तो वैदिक एज में हम उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है? यही तो जो वैदिक लिटरेचर है यही उसका सोर्स है। ठीक है, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लिटरेचर और फिर उसकी एज के बारे में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कैसे दोनों चीज़ें अलग हैं। तो बस ये उनके सोर्सेज हैं। फिर हम देखते हैं, आपको पता है सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। और जो हम वैदिक एज पढ़ते हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक आता है वैदिक एज, ओल्ड वैदिक एज, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, ऋग वैदिक एज। दूसरी आती है उत्तर वैदिक एज यानी कि लेटर वैदिक एज। ठीक है, तो लेटर वैदिक एज में हम जब पढ़ते हैं तो बाकी के जो तीन वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनके बारे में पढ़ते हैं। और ऋग्वेद को हम पहले अलग से एज के रूप में पढ़ते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो भी हमारे लिए थोड़ा जानना इम्पोर्टेंट है कि वो क्या है। तो ऋग वैदिक एज जो है ये लगभग 1600 से या फिर 1500 से कह सकते हैं, 1600 से नहीं तो 1500 से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड था वो हमारा ऋग्वैदिक एज कहलाता है। और उसके बाद वाला जो पीरियड है 1000 से 600 बीसी का जो पीरियड है वो हमारा लेटर वैदिक एज कहलाता है। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम लाइन अगर आप हिस्ट्री में बनाते हुए चलेंगे तो चीज़ें आपको कंपैरेटिवली आसान लगेंगी। तो ये हमने देखा, ये ओल्डेस्ट हो गया। और इनमें बेसिकली है क्या? तो इसमें ये कलेक्शन ऑफ हाइम्स है, और ये जो हाइम्स हैं ये कई सारी प्रीस्टली फैमिलीज जो थी उनके द्वारा लिखे गए थे। और इसमें 1028 हाइम्स है, यानी कि इनको सूक्त भी कहा जाता है, 1028। तो ये बस नंबर याद रखिएगा, यहाँ पर पूछ लिया गया है डायरेक्ट क्वेश्चन कि नंबर ऑफ हाइम्स कितने हैं और ये किससे डील करते हैं। अब कुछ लिखे गए हैं अगर चीज़ें तो उस समय पर किसी के बारे में तो होंगी चीज़ें, तो वो अग्नि और इंद्र उनके जो देवता थे जिनको वो भगवान मानते थे उस समय के लोग, उनसे संबंधित है ये। और इसमें 10,600 वर्सेस है, यानी कि 10,000
600 श्लोक है। साथ में इसके अंतर्गत 10 मंडल आते हैं, मंडल को ही बुक्स भी कहा गया है। 10 मंडल है और जो नंबर 1 से 10 वाला मंडल है, नंबर 1 और 10, जो नंबर 1 2 3 ऐसे करके 10 मंडल है, तो जो नंबर 1 और नंबर 10 का जो मंडल है ये सबसे यंगेस्ट है, यानी कि इसको सबसे बाद में लिखा गया है। और उसके बाद जो बीच वाले हैं उनके बाद में उनसे पहले लिख दिए गए थे। 1 और 10 यंगेस्ट हो गए, यानी कि सबसे नवीन जो मंडल हो गए ये दोनों हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर छोटी लिख दिया है, तो छोटी नहीं, इन सबसे कंपैरेटिवली सबसे नवीन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे ये सुधार कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो मंडल्स हैं बाकी 2 से 9 के बीच में वो किससे डील करते हैं, वो कॉस्मोलॉजी और डीटी से डील करते हैं, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान और देवताओं से संबंधित है। उसके बाद जो 1 और 10 है ये यंगेस्ट भी है और साथ में लॉन्गेस्ट भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा लंबे भी हैं और ये किससे डील करते हैं, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन से, दार्शनिक प्रश्नों से ये संबंधित है। उसके बाद 2 से 7 वाले जो मंडल्स हैं ये सबसे पुराने हैं और इनको फैमिली बुक्स भी कहा जाता है, पारिवारिक मंडल भी कहा जाता है। जो नवा मंडल है ये सोम को डेडिकेटेड है। 9th मंडल किसको डेडिकेटेड है, सोम को डेडिकेटेड है, याद रखिएगा, नवा सोम को डेडिकेटेड है। फिर यजुर्वेद है, उसको देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जो दूसरे से 8वां मंडल है इसको सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि कहा गया है कि 7 जो सेंट्स थे उस समय के उन्होंने इसको बनाया था, इसको लिखा था। और उसके बाद एक दो चीजें और हैं वो हम आगे जब वैदिक एज डिस्कस करेंगे तो उसमें भी इंक्लूड कर लूंगी मैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि 10वां मंडल जो है इसमें पुरुष सूक्त दिया हुआ है, पुरुष सूक्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है, तो कौन सा मंडल है, 10वां। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में दिया गया है। और गायत्री मंत्र 3रे मंडल में दिया गया है, 3रे। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किसमें है, 3rd मंडल में, और पुरुष सूक्त 10वें मंडल में। बाकी यजुर्वेद पे आते हैं। यजुर्वेद बेसिकली इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप्स का हुआ। एक हो गया हमारा कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हो गया शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कृष्ण का मतलब हो जाता है थोड़े सावले उससे। ठीक है, और जो ये शुक्ल है इसका मतलब क्या हुआ वो भी बता देती हूँ, ब्राइट या फिर वाइट से संबंध होता है। तो कृष्ण वाला जो पार्ट हो गया कृष्ण, डार्क यजुर्वेद हो गया ये, और ये हो गया हमारा ब्राइट यजुर्वेद। मतलब ये बेसिकली नाम है और कृष्ण और शुक्ल यहाँ से निकले। उसके बाद हम देखते हैं जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें बेसिकली अनअरेंज्ड और अनक्लियर कलेक्शन है वर्सेस का, यानी कि जो भी छंद है वो अव्यवस्थित रूप में और अस्पष्ट रूप से हमें संग्रहित दिखाई देते हैं। वहीं पर शुक्ल यजुर्वेद में हमको चीजें काफी अरेंज्ड और क्लियर वर्सेस दिखाई देते हैं। थोड़ा सा हमने इसके यजुर्वेद के बारे में देख लिया। आगे देखते हैं सामवेद। देखिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा। सामवेद जो हो गया इसमें 1549 वर्सेस है। इसके अगर हम देखें देयर आर 2 उपनिषद जो इसमें एम्बेडेड है, यानी कि इसमें निहित है। वो कौन कौन से उपनिषद हो गए, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। यानी कि सामवेद में सीके है, सीके निहित है। सामवेद में क्या निहित है, सीके, छांदोग्य और केन। और ये कंसिडर किया जाता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का रूट, यानी कि यहीं से भारतीय संगीत और नृत्य की मूल जो है वो निकल कर आता है। और सामवेद ग्रंथ में मेनली 3 पार्ट हैं, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा, कौथुम, रानायनीय और जैमिनीय। ठीक है, कौथुम, रानायनी और जैमिनीय इसके 3 पार्ट्स हैं। तो इनको थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको। तो कैसे लर्न कर सकते हैं आप इसको, तो आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कौन रैन, हु रैन का कौन रैन जय। ठीक है, देखिए हमें जरूरी नहीं है कि हम पूरा नाम लर्न करें। अगर आप एक बार नाम पढ़ लीजिए कौथुम, रानायनी और जैमिनी, उसके बाद कौन रैन जय, कौन रैन जय, ऐसे करके आप लर्न करेंगे तो जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन टिक करने में हमें आसानी होगी। कौन रैन जय ये किसके हैं, सामवेद से संबंधित है। और क्यों ये रैन, क्योंकि ही रैन अवे, क्योंकि इनको डांस और म्यूजिक सिखाया जा रहा था, इसीलिए ही रैन अवे। इस तरह से थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं, इसके तीनों नाम आपको लर्न करना
इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं क्या है। ये बेसिकली कैटेगराइज होता है 2 पार्ट्स में। पार्ट 1 हो गया मेलोडीज, जिनको गाना कहा जाता है, और पार्ट 2 हो गया हमारे 3 वर्सेस से संबंधित, जिनको आर्चिका कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भाग 1 में गण नामक धुन है और भाग 2 में अर्चिका नामक 3 छंद दिए हुए हैं। तो बस एक ये पॉइंट है, देख लीजिए। आगे हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या दिया हुआ है, डेली जो प्रोसीजर्स होते हैं जिंदगी के, उनको इन्यूमरेट किया गया है, यानी कि उनकी डिटेल से व्याख्या की गई है। जीवन की दैनिक प्रक्रियाओं की इसमें व्याख्या देखने को मिलती है। इसमें 730 हेम्स यानी कि सूक्त दिए हुए हैं, और 6000 मंत्र हैं और 20 बुक्स हैं, यानी कि 730 सूक्त, 6000 मंत्र और 20 मंडल है। सामवेद से अलग ये क्या है, इसके जो हेम्स हैं यानी हेम्स हैं वो किससे लिए गए हैं, किसी से नहीं। इसके जो हाइम्स हैं वो यूनिक है, कुछ ही केवल ऋग्वेद से लिए गए हैं। जबकि इससे हमें क्या पता चलता है कि सामवेद जो है, इसके कई सारे जो सूक्त यानी कि हिम्स हैं वो किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से। एक पॉइंट, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा, कौन से वेद में ऋग्वेद से सबसे ज्यादा हिम्स लिए गए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सामवेद। अथर्ववेद में इतने नहीं लिए गए। ये इसके अंतर्गत हम देखते हैं कई सारे सूक्त भी शामिल हैं, और इनमें से कई सारे जादू टोने से भी संबंधित। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मैजिक स्पेल्स से संबंधित कौन सा वेद हो जाएगा, तो वो वेद होगा हमारा अथर्ववेद। और गाने का जो सोर्स माना जाता है क्लासिकल म्यूजिक का, वो कौन है, वो हो गया हमारा सामवेद। सामवेद से याद रखिएगा सॉन्ग होता है और ऐसे ही साम है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ब्राह्मणास क्या है। देखिए, तो मेन जो 4 वेदास हैं वो लिख दिए गए। उसके बाद उन्हीं से संबंधित कई सारे हमें उसके अंग दिखाई देते हैं, जिसमें से एक हो गया ब्राह्मणास, उसके बाद हो गया आरण्यक, और उसके बाद हो गए उपनिषद, और बाद में भी काफी सारी चीजें लिखी गई। राइट, तो ब्राह्मणास क्या है, ये बेसिकली प्रोस टेक्स्ट है, यानी कि गद्य रूप में लिखे गए हैं, और ये वेदों में जो भी सूक्त है उनकी व्याख्या करते हैं। तो एक तरह से ये वेदों की व्याख्या है अलग अलग तरीके से। किस रूप में है ये, गद्य रूप में है, प्रोस टेक्स्ट में ये ब्राह्मणास व्याख्या करते हैं वेदों की। अब ब्राह्मणास ऑफ वेदास, तो विभिन्न वेदों के ब्राह्मणास के भी कुछ नाम दिए गए होंगे, तो उन्हीं के नाम हम देखेंगे। ऋग्वेद के क्या हो गए, ऐतरेय, कौशिकी और सांख्यान। ठीक है, ऐतरेय, कौशिकी और सांख्यान, इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म हो सकता है हमारा आस्क। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ आस्क बोलेंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो के से ही नाम के हैं या एस से नाम के हैं। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए फुल फॉर्म क्या है, ऐतरेय, कौशिकी, सांख्यान। ऐतरेय, कौशिकी, सांख्यान, ऋग्वेद में आप आस्क कर रहे हैं इनके, यू आर आस्किंग कि इनके ब्राह्मणास के नाम क्या है, आस्क। ऐतरेय, कौशिकी और सांख्यान। फिर हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हो जाएंगे, ये कास्थक, कपिल स्थाकता, मैत्रायणी और तैतरीय। ठीक है, तो दो दो कर लर्न करते हैं। यजुर्वेद में पहले कास्थक और कपिल कपिल स्थाकत। ठीक है, तो एक तरह से आप कपिल स्था ऐसे आधा नाम लर्न कर लीजिए, और इधर कस्थक, कस्थक कपिल स्था, कस्थक कपिल स्था, और उसके बाद इधर हो गए हमारे मैत्री, मैत्री और तैतरी, मैत्री तैतरी। यजुर्वेद के मैत्री और तैतरी 2 हो गए। ठीक है, तो आधे नाम करके भी हम चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं। फिर सामवेद में आएंगे पंच, षड, जैमिनी। पंच, षड, जैमिनी, पंच, षड, जैमिनी, ये किसके हो गए, सामवेद के। फिर अथर्ववेद में एक ही है, इसको आसानी से लर्न किया जा सकता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण क्या है, गोपत ब्राह्मण। ठीक है, तो इनको आई होप आपने लर्न कर लिया होगा अभी तक। हम देखते हैं फिर आरण्यक। तो आरण्यक का भी संबंध वेदों से ही है। आपने अगर पर्यायवाची पढ़े हो तो अरण्य, अरण्य शब्द किसका पर्यायवाची है, अरण्य शब्द जंगल का पर्यायवाची है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो आरण्यक है ये वो भाग है जिनको फॉरेस्ट में यानी कि जंगलों में लिखा गया है, और ये कंक्लूडिंग पार्ट्स हैं ब्राह्मणास के, यानी कि ब्राह्मणास का जो अंतिम भाग है कंक्लूजन वाला, वो आरण्यक कहलाता है। ये किस पर एम्फेसाइज नहीं करते हैं, राइट्स, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस पर इनका एम्फेसिस नहीं है। इनका एम्फेसिस किस पर है, मॉरल साइंस और फिलॉसफी पर।
यानी कि नैतिक विज्ञान और दर्शन पर आरण्यक में जोर दिया गया है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, फिर आते हैं हमारे उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद का संबंध भी दर्शन से है, यानी कि ये भी फिलोसॉफिकल वे में लिखे गए हैं। ये कंटेन करते हैं नॉलेज जो इम्पार्ट की गई है गुरुज के द्वारा अपने डिसिपल्स को। ठीक है, उपनिषद का फुल फॉर्म क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता रहेगा। इसका मतलब होता है, मतलब हुआ सिटिंग नियर अ टीचर, यानी कि गुरु के पास बैठकर, उनके पास बैठकर ज्ञान लेना, यही मतलब होता है उपनिषद का। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाना जाता है। वेदांत का मतलब क्या हुआ? वेदों का जो अंत है, ठीक है, लास्ट पार्ट है, इसीलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदांत क्या है, तो आपके सामने काफी सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप उपनिषद में ट्रिक करें या ब्राह्मणास में या फिर पुराण, कुछ भी हो सकता है। तो ये वेदांत उपनिषद है, ठीक है। और नंबर कितना है उपनिषद का? 108 उपनिषद हैं टोटल। कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। और साथ में ये जो 108 है, इनको मुक्तिकास भी कहा जाता है। मुक्तिकास। ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक, बृहद नाम से आपको पता चल रहा है बड़ा है, तो ये सबसे पुराना है। और छांदोग्य उपनिषद, ये दोनों सबसे पुराने हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? जो सत्यमेव जयते का स्लोगन है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। आपके सामने मांडुक्य उपनिषद आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। लेकिन याद रखिएगा, सत्य किसको बोलना है? मुंडे को बोलना है, यानी कि लड़के को बोलना है। मुंडक है वो। मांडुक्य में थोड़ा डिफरेंट साउंड करता है, मुंडा नहीं निकलेगा। तो जो भी मुंडा है उसको सत्य बोलना है, इसलिए मुंडा, मुंडक क्या हो गया? सत्य में जयते स्लोगन इससे संबंधित है। मतलब ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको भूलने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई बार पूछे गए हैं। फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत बार आए हैं इनसे संबंधित। पहला क्वेश्चन है, काफी आसान है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट वेदा? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? आई थिंक ये सबको पता होगा। ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर अगला क्या दिया हुआ है? कहा गया है त्रयी। त्रयी किसका नाम है? तो वेद त्रयी किसको कहा जाता है? वेद त्रयी, वेद यहाँ पर नहीं दिया है, क्योंकि अगर वेद त्रयी होगा तो आप बता देंगे कि त्रयी किसका नाम है। ये 3 वेदों का नाम है। ना कोई धर्म, संघ और बौद्ध के लिए यूज हुआ है, ना ही 3 समान हिंदू देवालयों के लिए, और ना ही 3 मौसमों के लिए। इसको पूरे वेद त्रयी के रूप में जाना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर और आता है कि वेद त्रयी में ये 3 जो वेद है उसमें कौन कौन से वेद शामिल है? एक हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, और तीसरा हो गया सामवेद। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? अथर्ववेद। फिर अगला प्रश्न क्या है? इसमें हमको वेद दिए हुए हैं और उसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में सामने लिस्ट दी हुई है, मैच करना है। तो पहला हो गया ऋग्वेद। ऋग्वेद में म्यूजिकल हाइम्स है, हाइम्स और रिचुअल्स है, चार्म्स या स्पेल्स, या फिर हाइम्स एंड प्रेयर्स। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले ऋग्वेद का संबंध हाइम्स और प्रेयर से हो जाएगा, यानी कि भजन और प्रार्थना से। यजुर्वेद का संबंध किससे हो जाएगा? यजुर्वेद में हाइम्स और रिचुअल्स दिए हुए हैं। सामवेद में म्यूजिकल हाइम्स दिए हुए हैं, और अथर्ववेद में चार्म्स और स्पेल्स। तो करेक्ट आंसर A4 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों में से हो सकता है। फिर बी को हम देखेंगे 2 और C1। ठीक है, B2 C1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्या दिया हुआ है? गोपद ब्राह्मण, इसका एसोसिएशन किससे है? तो हमने ब्राह्मण लर्न किए हैं सबके, किससे संबंधित है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, कहा गया है कंपाइलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द ऋग्वेद? यानी कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, या इनमें से किसी का भी नहीं? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामवेद। ठीक है, हमने देखा था ना कि काफी सारे इसके जो है हाइम्स हैं वो लिए गए हैं ऋग्वेद से। अगला क्या दिया हुआ है? अब उपनिषद क्या है?
उपनिषद्स आर बुक्स ऑन रिलीजन, योगा, लॉ या फिर फिलोसफी। तो मैंने आपको ये भी बताया है कि उपनिषद्स मेनली दर्शन पर आधारित है, यानी कि फिलोसफी पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर टॉक्स अबाउट साल्वेशन, यानी कि इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य मोक्ष की बात करता है। तो मोक्ष की बात कौन करेगा इनमें से? क्या ऑप्शंस है हमारे सामने? ऋग्वेद, लेटर संहिता यानी कि उत्तर संहिता, ब्राह्मणास और उपनिषद। जहां फिलॉसफी की बात होगी वहीं पर मोक्ष की बात आएगी, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। उपनिषद में ये बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। फेमस डायलॉग जो है नचिकेत और यम का, ये किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब ये जो उपनिषद है उनमें से एक उपनिषद ऐसा है जिसमें नचिकेत और यम की वार्तालाप दिखाई गई है। तो हमको ये थोड़ा सा रट लेना है कि नचिकेत और यम की जो वार्तालाप है ये किसमें सम्मिलित है? ये है कठोपनिषद। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि यम के साथ जब बात करेंगे तो वो काफी कठिन होंगी, ठीक है, आसान बातें नहीं करेंगे यम के साथ। तो नचिकेत ने जब यम के साथ बात की तो वो कठिन हुई, इसीलिए किसमें आई है? कठोपनिषद में। राइट, इस तरह से हमको ये याद रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है और इसको आप भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी। फिर हम देखते हैं। प्रश्न है, किंग अश्वपति ऑफ द उपनिषदिक पीरियड वाज द रूलर ऑफ, यानी कि उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति, वो कहाँ के शासक थे? देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो ऐसे आपको इसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन जैसे पूछे गए हैं उनको बस एक बार अब रटने का प्रयास कीजिए। इसको आप अगर डिटेल में कवर करने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी वास्ट हो जाएंगी और नेवर एंडिंग टाइप का सिलेबस हो जाएगा आपका। तो किंग अश्वपति जो थे ये कहाँ के रूलर थे? काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदेह के। तो ये हमारे कैकेय के थे। तो अश्वपति कहाँ के थे? कैकेय। अश्वपति कैकेय के रूलर थे। एक दो बार बोलकर लर्न कर लीजिए। ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। फिर क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैदिक लिटरेचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का सही क्रम है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है वैदिक संहिता, ब्राह्मणास, अरण्यक और उपनिषद। फिर है वैदिक संहितास, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मणास। उसके बाद है वैदिक संहितास, आरण्यक, ब्राह्मणास, उपनिषद। और लास्ट ऑप्शन है वैदिक संहितास, वेदांग, आरण्यक और स्मृति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है सबसे पहले वेद आए, वैदिक संहिता क्या हुआ? चारों वेदों की बात हो रही है। उसके बाद उनसे संबंधित आए ब्राह्मणास, फिर आरण्यक और सबसे अंत में उपनिषद। ठीक है, ब्राह्मणास का ही अंतिम भाग हो गया आरण्यक, तो ऑब्वियसली उसके बाद में ही लिखा जाएगा। और सबसे अंत में आ गया उपनिषद। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है वैदिक लिटरेचर का। ए सही है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसी समय से संबंधित है, तो मैंने बता दिए हैं यहाँ पर, मेंशन कर दिए हैं कि आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपका ये भी सही रहे, आंसर गलत ना हो। भोगस कोई जो है ये एक इम्पोर्टेंट जगह है या इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है भोगस कोई? ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था सेंट्रल एशिया और तिब्बत के बीच में। ये इंस्क्रिप्शन है जो कि मेंशन करते हैं वैदिक गॉड्स और गॉडेसेस को। ये ओरिजिनल टेक्स्ट है वेदास के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बेसिकली सी वाला पॉइंट है, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है वेदास के जो यहाँ पर कंपोज किए गए थे। तो बोगस कोई जो जगह है वो क्यों फेमस है या क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर है ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पर मिला है हमको जिसमें मेंशन हुए हैं वैदिक गॉड्स और गॉडेसेस के नाम। तो भोगस कोई जगह है कहाँ की, क्या है एग्जैक्टली भोगस कोई, वो देख लेते हैं। ये बेसिकली सेंट्रल एशिया में टर्की में स्थित है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक इंस्क्रिप्शन मौजूद है, बोगास कोई इंस्क्रिप्शन। इसमें 4 वैदिक जो देवता हैं उनका नाम उल्लिखित है। वो जो 4 वैदिक गॉड्स हैं जिनका नाम उल्लिखित है उनको भी देख लेते हैं, उनके क्या क्या नाम है। उनके नाम है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्या। ठीक है, नासत्यास, इंद्र, वरुण,
मित्र और नासत्यास। ये नाम याद रखिएगा, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्यास। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस टेल अबाउट द मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया। आर्यंस की मूवमेंट के बारे में कौन सा बताता है इंस्क्रिप्शन? मनसेहट, शहबाजगिरी, बोगास कोई या फिर जूनागढ़। तो ये बताता है बोगास कोई, क्योंकि यहाँ पर हमको ये ऋग्वैदिक एज के 4 देवताओं के नाम जो है वो उल्लिखित मिलते हैं, तो हमको पता चलता है कि यहाँ से इनका मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो एक तरह से ये एविडेंस है। इंस्क्रिप्शंस जो है ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट। क्या पूछा गया है? An inscription of 14th century BC which describe the Vedic gods has been found in, यानी कि ये 14वां सेंचुरी का है जिसमें वैदिक गॉड्स के बारे में बताया गया है। वो कहाँ पर मिला है? एक बताना, बोगस कोई, बेबीलोन या फिर बिसोटन। तो करेक्ट आंसर हमारा बोगस कोई हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर हम देखते हैं Who among the following wrote on the original homeland of the Aryans, यानी कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों की मूल मातृभूमि के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने, यानी बीसन ने, विवेकानंद ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इन्होंने 1903 में ये किताब लिखी थी। याद रखिएगा, नाम भी पूछा जा सकता है। किताब का नाम था द आर्कटिक होम, द आर्कटिक होम इन द वेदास। ठीक है, द आर्कटिक होम इन द वेदास, ये इनकी किताब थी। 1903 में इन्होंने इसको पब्लिश किया था। फिर हम देखते हैं आगे। कहीं कहीं पर आपको आर्कटिक होम ऑफ द वेदास भी लिखा मिल जाएगा, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर हमारा। फिर क्या है इस प्रश्न में, क्या कहा गया है देख लेते हैं। नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेधा वॉज मेंशन्ड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारे ऑप्शंस क्या है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर पंचविश ब्राह्मण। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण। यानी कि पुरुष की मेधा के बारे में हमको शत यानी सत बात बताई जा रही है शतपथ ब्राह्मण में। इस तरीके से आप नाम को लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारी चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं और हमको लर्न नहीं होती है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बता रही हूँ। पुरुष मेधा शतपथ ब्राह्मण से हमको पता चलता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। फिर क्या है? फिर प्रश्न में क्या कहा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। यानी कि इनमें से किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो ऐसा कहा गया है अथर्ववेद में। प्रजापति उस समय पर जो भगवान माने जाते थे उनका नाम था, और सभा और समिति को 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे क्या दिया हुआ है? आयुर्वेद दैट इज अ साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। यानी कि आयुर्वेद जो कि जीवन का विज्ञान है, इसका वर्णन सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो कहाँ पर हुआ था सबसे पहले? सबसे पहले अथर्ववेद में हुआ था। आयुर्वेद अथर्ववेद में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्या दिया हुआ है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वैदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू, कि सबसे ज़्यादा कौन से भगवान के लिए है? अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, रुद्र के लिए या फिर विष्णु के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो डिवोटेड है वो इंद्र को डिवोटेड है। ऋग्वैदिक हाइम सबसे ज़्यादा किसको डिवोटेड है? इंद्र को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर क्या दिया हुआ है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मंत्रास इन द ऋग्वैदिक बिलोंग टू, यानी कि ऋग्वेद में मंत्रों की सर्वाधिक संख्या है वो किसको समर्पित है? अग्नि को, वरुण को, विष्णु को या फिर यम को। तो ये समर्पित है अग्नि को। मंत्र सबसे ज्यादा अग्नि को
समर्पित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द वॉर गॉड इन ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद में किसे युद्ध का देवता माना गया है? अग्नि, इंद्र, सूर्य या फिर वरुण? तो ये माना गया है इंद्र को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंद्र को वॉर गॉड माना गया है, ऐसा एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी आया है, वो भी अभी हम देखेंगे आगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन मैं कह रही थी, आ गया। क्या लिखा हुआ है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वैदिक गॉड इंद्र। उसके बाद हमको सेलेक्ट करना है, यानी कि वैदिक गॉड इंद्र के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है ही वॉज द गॉड ऑफ थंडर, यानी वज्र के देवता थे। ही पनिश्ड द सिनर्स, उन्होंने पापियों को दंड दिया था। उसके बाद है ये गार्डियन थे मॉरल ऑर्डर के, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे। और अंत में कहा गया है ये वर्षा के देवता थे। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये वज्र के देवता थे और ये वर्षा के देवता थे। पहला और चौथा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। आगे क्या दिया हुआ है अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है तो आपको पता होगा, अदरवाइज ये आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवांतर, वंशानुचर ये किसके इंडिकेटर्स हैं? वेदास के, पुराण्स के, उपनिषद के या फिर सूत्रास के? तो ये इंडिकेटर्स है पुराण्स के। ठीक है, ये किसके इंडिकेटर है? पुराण के। पुराण जो लिटरेचर है ये, इसमें बेसिकली 18 मेन पुराण आते हैं और इसी को हम देखते हैं कि ये इसमें डिवाइडेड होती है इन 5 भागों में। कई सारे पुराण हैं जैसे कि विष्णु पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, वराह पुराण। तो उनसे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल 18 पुराण है, ये प्रश्न पूछा गया है कि कितने पुराण हैं, तो 18 है। आसान सा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा और इसको रट लीजिए कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये जो दिए गए हैं किसके पार्ट्स हैं? ये किसके पार्ट्स हो गए? पुराण के। फिर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया यहाँ पर। उसके बाद कहा गया है ओरिजिनली जो महाभारत है इसको क्या कहा जाता था? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता या फिर जय संहिता? तो जो महाभारत और जो रामायण है ये हमारी किस में आ जाती है? एपिक्स में आ जाती है। रामायण को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था और उसमें 6000 वर्सेस थे। रामायण में कितने वर्सेस थे? 6000 वर्सेस थे, 5वीं BC के लगभग। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बढ़कर 24,000 वर्सेस हो गए, समय समय पर बढ़कर ये कितने हो गए? 24,000। और महाभारत जो है इसको महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया था। इसमें कितने वर्सेस थे? 8800 वर्सेस थे, 70 BC के लगभग। और उसके बाद चौथी शताब्दी आते आते तक कितना हो गया था? फाइनल कंपाइलेशन में हम देखते हैं कि 1,00,000 वर्सेस हो गए थे महाभारत में। और इसको महाभारत को हम क्या कहने लगे थे? सत सहस्री संहिता, सत सहस्री, यानी कि वो 1,00,000 से संबंधित थी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया कि इसको बढ़े तो इसका नाम सत सहस्री हो गया। और ओरिजिनली इसको क्या कहा जाता था? ओरिजिनली इसको कहा जाता था जय संहिता। जब इसमें कम वर्सेस थे तो जय संहिता इसको कहा गया था। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन? मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, नन ऑफ दीज? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आई होप आप लोग इसका आंसर बता पाएंगे। सत्यमेव जयते किसमें दिया हुआ है? मुंडक उपनिषद में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर। आगे क्या दिया हुआ है? अब बेसिक स्क्रिप्ट पूछी गई है कि जो ऋग्वेद है इसकी बेसिक स्क्रिप्ट क्या है? देवनागरी है, खरोष्टी है, पाली है या फिर ब्राह्मी है? तो क्या इसकी स्क्रिप्ट हो जाएगी बेसिक? ब्राह्मी लिपि में इसको लिखा गया था। मूल रूप से किस में लिखा गया था ऋग्वेद को? ब्राह्मी लिपि में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा इसको। देखिए तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इन द वैदिक रिचुअल्स होता इज एसोसिएटेड विद, यानी कि वैदिक कर्मकांड में होता या फिर होत्र का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनको जो प्रीस्ट रिसाइट करते थे उनको एक नाम से जाना जाता था। तो वो नाम सबके लिए अलग अलग है। ऋग्वेद को जो प्रीस्टली रिसाइटर थे, यानी कि रिसाइट करते थे, प्रीस्ट पढ़ते थे, उनको क्या कहा जाता था? होता या फिर होत्र। ठीक है, होता याद रखिए, होता याद रहेगा तो उसी से सिमिलर कोई वर्ड होगा तो आप टिक कर लेंगे।
सामवेद को जो रिसाइट करते थे उसको उनको क्या कहा जाता था? उद्गातर। उद्गातर उद्गातर कहा जाता था। यजुर्वेद को अध्वर्यु कहा जाता था। जो यजुर्वेद को करते थे उनको अध्वर्यु कहा जाता था, अध्वर्यु। और अथर्ववेद को जो रिसाइट करते थे उनके लिए ऐसा कोई नाम स्पेसिफिक नहीं था। ठीक है, तो होता ऋग्वेद के आसान है। उसके बाद सामवेद के क्या हो गए? उद्गातर। उद्गातर किसके हो गए? सामवेद के। सामवेद का संबंध गाने से है, तो यहाँ पर भी गाता करके आ रहा है, तो आप याद रख सकते हैं। और यजुर्वेद अध्वर्यु हो गया, इसको थोड़ा सा रट लीजिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि सिमिलैरिटी है बिटवीन अवेस्ता एंड ऋग्वेद, एंड फ्रॉम विच रीजन द अवेस्ता इज रिलेटेड टू। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता बताई गई है। अब हमको बताना है कि अवेस्ता जो है ये बेसिकली कहाँ से, किस क्षेत्र को बिलोंग करता है। तो अवेस्ता भी इसका मतलब एक रिलीजियस टेक्स्ट ही हुआ, क्योंकि वेदास हमारे रिलीजियस टेक्स्ट है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में यही सिमिलैरिटीज है कि दोनों हमारे टेक्स्ट हो गए हैं रिलीजियस। उसके बाद ये कहाँ को बिलोंग करता है? इंडिया, ईरान, इसराइल या फिर इजिप्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा ईरान हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, बाकी हम वैदिक एज डिस्कस करेंगे, तब हम थोड़े से और क्वेश्चंस देखेंगे अपने अगले वीडियो में। फिलहाल जो हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है वो देख लेते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा मैंने लिया है रिसेंटली, अभी ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहा है, नेशनल पार्टी स्टेटस जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को एक नेशनल पार्टी या फिर एक स्टेट पार्टी जो है वो कैसे घोषित किया जाता है, क्या उसका सिस्टम होता है, कौन घोषित करता है, ये आप समझ गए हैं। सिंपल क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी के रूप में बता दिया है, निर्मित कर दिया है। ठीक है, कह दिया है कि ये एक नेशनल पार्टी का स्टेटस इसको दे दिया गया है। जबकि दो अन्य पार्टी हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी, और एक और सीपीआई। इन तीनों का जो स्टेटस था नेशनल पार्टी का वो इनसे छीन लिया गया है, इनसे जो मान्यता थी उसको रद्द कर दिया गया है। तो इनके भी नाम याद रखिएगा। और कैसे इनको डिसाइड होता है, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का मन आया वो उसने डिसाइड कर दिया, कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड है इसके लिए। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये रिव्यू करता है पोल परफॉर्मेंस को कि कैसी परफॉर्मेंसेज रही पार्टीज की, और उसके बाद उसके बारे में ये डिसीजन सुनाता है। ये स्टेट असेंबली इलेक्शन में जब होता है तब भी इसके परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है, और जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तब भी इन पार्टीज की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं जो रूल्स हैं नेशनल पार्टी से संबंधित, किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा या नहीं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं कमीशन इन द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, यानी 1968 का जो ऑर्डर है उससे ये निर्धारित होता है, ये क्राइटेरिया। इसको 2016 में एक बार अमेंड भी किया गया है। तो 1968 और उसके बाद 2016 में इसमें एक अमेंडमेंट आया है। इसके साथ ही कुछ चीज़ें और करी हैं इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली। क्या किया है, स्टेट पार्टी का जो स्टेटस था आरएलडी का उत्तर प्रदेश में, उसको भी छीन लिया गया है। जबकि एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस को स्टेट पार्टीज का दर्जा दिया गया है नागालैंड और मेघालय में रिस्पेक्टिवली। तो ये छोटा सा एक पॉइंट है, ध्यान रख सकते हैं आप। अब क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए, क्राइटेरिया हमको रटना ही पड़ेगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है, ये पॉलिटी का भी टॉपिक हो जाता है और हमारे करंट अफेयर्स में भी है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनल पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है किसी को? तो एक पार्टी को, अगर कोई एक पार्टी स्टेट पार्टी के रूप में जानी जाती है एटलीस्ट 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में यदि कोई एक पार्टी स्टेट पार्टी के रूप में जानी जाती है तो वो क्या हो जाएगी? तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। या फिर और क्या है, यदि 6% वोट्स हो उस पार्टी के पास, कितने परसेंट? 6% वोट्स हो 4 स्टेट्स में लास्ट लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शंस में। ठीक है, और ये क्राइटेरिया, सेकंड वाला पॉइंट सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है, साथ में एक चीज और होगी। इन एडिशन क्या होगा,
gets 4 of its members elected to लोकसभा। ठीक है, उसके बाद अगला क्राइटेरिया क्या हो सकता है, अगर इसके पास 2% सीट्स हो लोकसभा में 3 स्टेट से, तो भी ये एक नेशनल पार्टी के रूप में जानी जा सकती है। देखिए मुझे पता है ये थोड़ा सा टफ है लर्न करना, लेकिन हमें लर्न तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो 4 आप ऐसे पॉइंट्स में लिख लीजिए, 4 स्टेट्स में इसके पास स्टेट पार्टी का, एटलीस्ट 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी का दर्जा हो, या फिर क्या हो 6% जो है टोटल वोट्स इसको मिले हो 4 स्टेट्स में, चाहे वो 4 स्टेट्स में लोकसभा हो, चाहे इलेक्शन हो या फिर असेंबली इलेक्शन। प्लस दूसरे वाले में एक चीज और होगी कि इसके पास 4 मेंबर्स हो लोकसभा में। ठीक है, तीसरा क्या ऑप्शन हो सकता है कि 2% जो सीट्स हैं लोकसभा की वो इसको प्राप्त हुई हो, 2% 3 स्टेट्स की, 3 स्टेट्स में इसको एटलीस्ट 2% सीट्स जो है वो इसको प्राप्त हुई हो, तो ये राष्ट्रीय दल के रूप में रिकॉग्नाइज की जा सकती है। इनको एक बार फिर से देख लीजिए, 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी का दर्जा, या फिर 6% टोटल वोट्स प्राप्त हुए हो 4 स्टेट्स में लोकसभा या फिर असेंबली इलेक्शंस में, प्लस 4 लोकसभा सीट्स, या फिर 2% जो है सीट्स हो इनको लोकसभा में प्राप्त हुई हो, या 3 स्टेट्स में, एटलीस्ट 3 स्टेट्स में 2% सीट्स प्राप्त हुई हो। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया है, लेकिन 2-3 बार आप अपने हाथों से लिखेंगे तो ये आप ध्यान रख सकेंगे, क्योंकि इसकी भी पूछे जाने की संभावना। देखते हैं आगे क्या है। उसके बाद स्टेट पार्टी का कैसे दर्जा दिया जाता है, इसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कैसे दिया जाता है किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा, एटलीस्ट उसके पास 6% वोट शेयर हो लास्ट असेंबली इलेक्शन में, और क्या हो एटलीस्ट 2 MLAs हो, यानी कि जो वोटिंग हुई है उसमें 6% वोट का शेयर हो, प्लस 2 MLAs भी हो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, 6% वोट शेयर हो लोकसभा इलेक्शन में उस स्टेट से, और साथ में 1 MP हो, MLAs 2, 1 MP। तीसरा क्या है, एटलीस्ट 3% हो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, या फिर 3 सीट्स, 3% हो हमारे पास, इस पार्टी के पास एटलीस्ट 3% टोटल नंबर ऑफ सीट्स का हो, या फिर 3 सीट्स हो। 3% ऑफ टोटल, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैसे होगा कि 100 सीट्स है, 100 का 3% कितना हुआ, 3 सीट्स हुई, या फिर आप कोई भी 120 कर लीजिए, तो इसके लिए 3% डिफरेंट निकलेगा, या तो 3% सीट्स हो या फिर 3 ही सीट्स हो। ठीक है, विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा हो वो लास्ट असेंबली इलेक्शंस में। तो ये इसका क्राइटेरिया है। आप क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना लीजिए और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, यहाँ पर लिखिए नेशनल पार्टी और यहाँ पर लिखिए स्टेट पार्टी। ठीक है, अब वीडियो को पॉज कर अपने पेज में जो भी क्राइटेरिया आपको याद आ पा रहा है उसको यहाँ पर लिखिए, और जिसका क्राइटेरिया याद आ पा रहा है उसको यहाँ पर लिखिए। उसके बाद फिर से एक बार वीडियो देखिएगा और दोनों के क्राइटेरियाज को मैच करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये अब आप नहीं भूलेंगे और ये आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रट लीजिएगा। फिर कुछ और है वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या, एक और क्या चॉइस है कि एटलीस्ट 1 MP हो 25 मेंबर्स के बीच में, फॉर एवरी 25 मेंबर 1 MP हो इसके पास, या फिर कोई भी फ्रैक्शन जो अलॉट किया गया हो उसको लोकसभा में, तो ये अगर उसको प्राप्त है तो भी वो एक स्टेट पार्टी बन सकता है। एटलीस्ट 8% जो टोटल वैलिड वोट्स हैं, कुछ वोट्स खराब भी हो जाते हैं, ठीक है, लोग उनको हटाकर जो वैलिड वोट्स हैं उनमें एटलीस्ट 8% वोट्स उसके पास हो लास्ट असेंबली इलेक्शन में या फिर लोकसभा इलेक्शन में उसी स्टेट से। ऑब्वियसली जब स्टेट पार्टी हो रहा है तो उसी स्टेट की बात हो रही होगी। तो इसको अब मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा है उसको आप एक बार कर देखिएगा, प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा। इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा है, आई एग्री, लेकिन आ जाएगा। तो इसके साथ हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।